इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द वाइफ्स लैमेंट पोएम को। इसका बारे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानेंगे, इसका थीम समझते हुए चलेंगे और लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं द वाइफ्स लैमेंट मिडिएवल लिटरेचर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एंग्लो सैक्सन एलिजी का एक अन्यतम निदर्शन है। एलिजी इन द सेंस की शोक वाला कविता, जिसमें आप किसी के लॉस को या किसी का डेथ को मोर्न करते हो, कोई जुदाई का, कोई सेपरेशन का वहाँ पे माहौल रहता है, उसको कहा जाता है एलिजी। तो ये भी वैसे ही ओल्ड इंग्लिश कह लीजिए या एंग्लो सैक्सन कह लीजिए, एक एलिजी का बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। 53 लाइन का ये सेगमेंट है। इसको एक दूसरा नाम है द वाइफ्स कंप्लेंट। इसको पाया गया था 115 फोलियो ऑफ एग्जिटर बुक। एग्जिटर बुक एक ओल्ड इंग्लिश मैनस्क्रिप्ट है, 10th सेंचुरी में इसको पाया गया था। तो उसका जो 115 नंबर फोलियो था उसमें ये वाइफ्स लैमेंट कविता पाया जाता है। इसका ऑथरशिप के बारे कुछ सटीक से हम लोग पता नहीं कर पाते, दैट इज वाई इट्स एनोनिमस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है उसको जो जर्मन लोग जो फ्रॉइनलिएड है, फ्रॉइनलिएड इन द सेंस द वुमेन्स सॉन्ग, हाँ वुमेन्स सॉन्ग इन द सेंस कि कोई वुमेन, कोई फीमेल स्पीकर जब अपना लवर या अपना पार्टनर का बिछड़ जाने की वजह से, दूर चल जाने की वजह से कोई एलिजिएट टाइप का अपना कोई एक्सप्रेशन करता है या पोइट्रिक एक्सप्रेशन करता है, उसी को कहा जाता था फ्रॉइनलिएड। तो ये जो वाइफ्स लैमेंट है ये भी उसी स्ट्रक्चर में बेसिस इसका किया जाता है। क्यों? ओरिजिनली ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था, तो इसका ट्रांसलेशन अलग अलग आदमी ने किया है और उसी हिसाब से इसका अलग अलग मॉडर्न वर्जन भी मिलता है। कुछ फेमस जो ट्रांसलेटर्स है उनमें आते हैं एंड्रे बेबिन, एन स्टैनफोर्ड, R.M. ल्यूजा, इलेना पार्कर और एलेन ट्रेहार्ड। आज हम लोग जो सैंपल पढ़ने जा रहे हैं वो R.M. ल्यूजा का करा हुआ ट्रांसलेशन ही हम लोग लाइन बाय लाइन आज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग मिडिएवल पोएम है। इंट्रिगिंग यानी कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग ये क्यों है? क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है ना, इसका जो पोइट्री है, इसका अर्थ सही से समझ में आता नहीं है। इसको जानबूझ करके इतना कंफ्यूजिंग किया गया है, इतना रहस्यमय बनाया गया है कि असल में डबल मीनिंग है कि ट्रिपल मीनिंग है कि इसका अंदर कोई और सिंबोलिज्म छुपा हुआ है। इसको उद्धार, इसका सटीक अर्थ उद्धार करना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए अलग अलग ट्रांसलेटर्स इसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक चीज और माना जाता है कि इसका एक पेयर पोएम है द हस्बैंड्स मैसेज। द हस्बैंड्स मैसेज भी आपका ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का एक अन्यतम पोएम है। इसमें क्या है कि एक हस्बैंड जो है वो अपना वाइफ से दूर आ गया है अपना कोई मजबूरी की वजह से, और वो अपना जो किस्सा है वो बयां करता है। तो ये ठीक वाइफ्स लैमेंट का साथ जुड़ा हुआ है। वाइफ्स लैमेंट में क्या कि वाइफ लैमेंट कर रही है कि उसका हस्बैंड दूर चला गया, तो उसका कितना सॉरो है। तो इसी वजह से दोनों का ये जो थीमेटिक सिमिलरिटी है ना, इसी वजह से माना जाता है कि हस्बैंड्स मैसेज ये वाइफ लैमेंट का ही अगला पेयर है और दोनों मिल करके एक लार्जर सेक्शन, एक लार्जर वर्क का एक दूसरा पार्ट है। हालांकि इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं है, बट ऐसा स्कॉलर्स लोग मानते हैं। ठीक है, अब इसका जो इंटरप्रिटेशन है इसको आप एक्लेसियास्टिकल इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। एक्लेसियास्टिकल यानी रिलीजियस, चर्च रिलेटेड, जहां पे जो वाइफ है या जो फीमेल स्पीकर है उसको माना जाता है चर्च का सिंबल। ठीक है, चर्च कैसे अपना रिलीजियसनेस या राइटियसनेस से कॉमन आदमी दूर होते जा रहा या पेगनिज्म का प्रभाव बढ़ रहा, उस हिसाब से एक तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। या फिर आफ्टर डेथ कन्वर्सेशन भी हो सकता है, यानी कि वो मर चुकी है, वो ग्रेव में है और ग्रेव में से उसका स्पिरिट बात कर रहा है। तो ये भी एक तरीके का इंटरप्रिटेशन है। हालांकि दोनों में से कोई भी इंटरप्रिटेशन का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है, ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, आइए अब लाइन बाय लाइन हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसका थीम साथ ही साथ समझते चलते हैं। आई मेक दिस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डीपली सॉरोइंग। तो मैं ये मेरा बारे ये गीत गा रहा हूँ, मेरा बारे ये मेरे ज़िंदगी का जो कहानी है वो बता रहा हूँ, ये पोएम का थ्रू, ये सॉन्ग का थ्रू, जो कि क्या है काफ़ी हद तक ये दुखदायक है। डीपली सॉरोइंग माई ओन लाइफ जर्नी, मेरे अपना ज़िंदगी का अब तक का जो जर्नी रहा है बचपन से लेके अभी तक का, उसका ही कहानी बताऊंगा। और उसमें हर चैप्टर में, उस जर्नी का हर पड़ाव में क्या रहा है, सिर्फ दुख ही दुख और कुछ नहीं रहा है। I am able to tell all the hardships I have suffered since I grew up. मैं बता सकता हूँ वो सारा कठिनाइयाँ, वो सारा मुसीबतें, वो सारा तकलीफ़ें जो मैंने झेली है जब से मैं बड़ा हुआ हूँ। तब से मेरे सामने बस परेशानियाँ और परेशानियाँ ही आया है। But new or old, never was than now. Ever I suffer the torment of my exile. हालांकि बचपन से मेरे सामने जितना भी परेशानियाँ आया है, चाहे वो पुराना परेशानी हो या कोई नया परेशानी हो, अभी वाला जो करंट परेशानी मैं बताने जा रहा हूँ उससे
बदतर परेशानी मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं आया है, यानी अभी जो परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ का। क्यों? बिकॉज आई सफ़र द टॉर्मेंट ऑफ माई एग्जाइल, टॉर्मेंट यानी अत्याचार, एग्जाइल यानी सेपरेशन, दूर रहना, ठीक है। तो मुझे जो अपना घर से, अपना परिचित जगह से दूर रहना पड़ रहा है, इसका जो अत्याचार है, जो मानसिक अत्याचार है, जो सेपरेशन है, इसका बोझ, इसका भार मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। फर्स्ट माई लॉर्ड लेफ्ट हिज पीपल फॉर द टम्बलिंग वेव्स। सबसे पहले मेरे जो लॉर्ड है, अच्छा यहाँ लॉर्ड का यहाँ पे डबल मीनिंग है। लॉर्ड मतलब ये भी हो सकता है कि उस दौरान उनके जो लीडर थे या राजा थे या जो भी थे ग्रुप लीडर, वो भी हो सकते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, यहाँ लॉर्ड यानी कि फैमिली हेड या फिर हस्बैंड को भी समझाया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको जो है टेरिटोरियल प्रधान यानी जो शासक, रूलर, वही मान करके चलते हैं। तो मेरा जो रूलर थे, मेरे एरिया का जो रूलर थे, उन्होंने क्या किया, अपने इंसानों को, अपना जो उनका राज्य था या अपना जो ग्रुप पीपल था, उनको छोड़ करके वो चल गए कहाँ, टम्बलिंग वेव्स में, यानी यहाँ समंदर का बात किया जा रहा है, समंदर पार करके वो कोई दूर देश में गए हैं। किस वजह से गए हैं वो किसी को नहीं बता के गए। आई वरीड एट डॉन वेयर ऑन अर्थ माई लीडर ऑफ मैन माइट बी। मैं सुबह उठ करके यही चिंता में चिंतित था कि कहाँ चल गए मेरे लीडर, मेरे इंसानों के लीडर, मेरे पुरुषों के लीडर जो थे, रूलर, वो कहाँ चल गए अचानक से, किसी को कुछ बताए भी ना। When I set out myself in my sorrow, a friendless exile, to find his retainers, जब मैं अपने से ही निकल गया, कोई तो मुझे खबर लाके उनका दे नहीं रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने से ही निकलूंगा उनका खोज करने के लिए कि वो कहाँ गए। तो मैं अपना दुख को, अपना तन्हाई को साथ करके लेके चल पड़ा उनका खोज में। फ्रेंडलेस एग्जाइल, फ्रेंडलेस क्योंकि मेरा साथ कोई कंपेनियन नहीं था, कोई साथी संगी मेरे साथ नहीं था जो मेरा साथ आए, ठीक है। उनका कुछ ट्रेस पाने के लिए, उनका कुछ इंफॉर्मेशन पाने के लिए मैंने क्या किया, ये जर्नी पे निकल गया। दैट मैन्स किन्समैन बिगैन टू थिंक इन सीक्रेट दैट दे वुड सेपरेट अस। तब उन्हीं का, दैट मैन इन द सेंस वही लॉर्ड, मतलब यहाँ जिसको बताया जा रहा है वही व्यक्ति का जो किन्समैन थे ना, किन्समैन इन द सेंस रिलेटिव, उनका रिलेटिव ही फिर क्या सोचने लगे कि, मतलब अलग से सीक्रेटली, ऊपर ऊपर से नहीं दिखाए, लेकिन अलग से वो लोग सोचने लगे कि हम दोनों को वो सेपरेट करके ही रखेंगे। तो इसका एक छोटा सा बैक ऑफ द माइंड ये भी मतलब निकल के आ सकता है कि जो वो लॉर्ड जो है वो इनको छोड़ करके, हम लोग जो पोएम का फीमेल स्पीकर है उसको छोड़ करके उसको बिना कुछ बता के गए थे, शायद उसके पीछे भी यही किन्समैन का कोई सोचा समझा चाल था, या उन्होंने ऐसा कोई मजबूरी पैदा किया था जिसका चलते, परिस्थिति का चलते वो लॉर्ड को छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि इसका कोई एविडेंस है नहीं। So we would live far apart in the world, most miserably and longing seized me, ताकि वो लोग जानबूझ करके मुझे उनसे दूर रखे और दूर रखते गए, ताकि हम दोनों कभी मिल ही ना सके। दुनिया का एक प्रांत में हम रहे और एक प्रांत में वो, और दोनों ही बहुत बुरा हाल में रहे। मिजरेबली, मिजरेबली यानी विथ वेरी डिस्ट्रेस्ड फीलिंग, ठीक है, जिसमें कोई सुख नहीं, बस गम है जुदाई का। और जो लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग यानी डिज़ायर, किस चीज़ का डिज़ायर, लॉर्ड के साथ मिलने का डिज़ायर, लॉर्ड के साथ बात करने का डिज़ायर। वो जो उनका लिए जो डिज़ायर था ना, वो मुझे पूरी क्या कर लिया, सीज यानी है ओवरटेक कर लेना, पूरा मेरा कंट्रोल वो ले लिया। वो डिज़ायर जो है मुझे, मेरे मन का शांति को खा गया। माई लॉर्ड कमांडेड मी टू लिव विथ हिम हेयर। अब देखिए फिर से दोबारा एक कन्फ्यूजन क्यों आ जा रहा है। अब लॉर्ड जो है वो मेरा लॉर्ड यानी फीमेल स्पीकर बता रहे हैं कि वो मुझे आदेश दिए थे, मुझे कमांड दिए थे कि उसके साथ यहाँ रहने के लिए। अब ये हिम यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सोचा जा रहा है कि यही हिम उस वुमेन का यानी जो फीमेल स्पीकर है उसका हस्बैंड है। इसी वजह से पहला जो लॉर्ड है ना उसको हस्बैंड छोड़ करके रूलर ही माना गया, क्योंकि अगर वो हस्बैंड होता तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड अलग अलग कैसे होते, इसलिए पहले को रूलर माना गया, इसको हस्बैंड माना गया। तो चलो मेरा जो लॉर्ड थे, मेरे जो रूलर थे, उनका आदेश में मेरा जो हस्बैंड है उसके साथ मैंने यहाँ रहना शुरू किया। आई हैड फ्यू लव्ड वंस और लॉयल फ्रेंड्स इन दिस कंट्री। ऐसे भी इस देश में, इस जगह में, इस इलाके में मेरा बहुत कम ही चाहने वाले थे जो मुझे प्यार करते थे, मेरा इज्जत करते थे, मेरा कदर करते थे या मेरा साथ दोस्ती लगाते थे। बहुत कम ही ऐसा गिने चुने आदमी थे। इसलिए मैं ऐसे ही दुख में रहता था, ऐसे ही डिप्रेशन में रहता था, विच कॉजेज मी ग्रीफ, जो कि मुझे हमेशा शोक देता था, जो मुझे हमेशा दुख देता था। Then I found that my most fitting man was unfortunate.
फिर मुझे पता लगा, फिर मैंने ये पता किया कि मेरा लिए जो सबसे उपयुक्त जो आदमी है ना, सबसे काबिल जो आदमी है, यानी मेरा पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वुड बी हस्बैंड, वो अनफॉर्चुनेट था, यानी उसका पास फॉर्च्यून फेवर उसको नहीं किया था, वो इल फेटेड था, कोई चीज़ में उसका अच्छा नहीं था। फिल्ड विद ग्रीफ, वो अपने दुख से भरा हुआ था, नेगेटिविटी से भरा हुआ था, ना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग था, ना वो इमोशनली स्ट्रांग था, और ना वो मेरा जिंदगी को खुशी से भर पाया था। कंस, अब देखिए नेक्स्ट लाइन काफी कंफ्यूजिंग भी है और काफी नेगेटिव भी है। कंसीलिंग हिज माइंड, प्लॉटिंग मर्डर विथ अ स्माइलिंग फेस। तो वो क्या है ना, वो अपने मन को हमेशा छुपा के रखता था। कंसीलिंग मीन्स छुपाना। अब मन को छुपा के रखना यानी उसका दिल में इंटेंशन कुछ और चलता था और वो मुंह में कुछ और दिखाता था। जैसा बोलते हैं ना कि मुंह में सामने मीठा और अंदर में छुरी रखा हुआ, कुछ ऐसा ही समझ लिया। प्लॉटिंग मर्डर विद अ स्माइलिंग फेस, तो मुंह में उसका हंसी, मीठा हंसी लगा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मर्डर प्लान कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ पता नहीं कि मर्डर मतलब यहाँ क्या सचमुच में किसी का खून करना, यानी जो फिजिकल मर्डर उसका बात किया जा रहा है, या फिर मर्डर इन द सेंस एनी डैमेज, एनी सीरियस डैमेज। लेकिन जो भी हो, चाहे किसी का असली खूनी हो या कोई सीरियस डैमेज ही हो, तो जो व्यक्ति हंसते हंसते अभिनय करके किसी का इतना बड़ा नुकसान कर सकता है, वो और जो हो ऑनेस्ट एंड गुड हार्टेड, तो आप उसको कह नहीं सकते। तो इसका भाग देखिए कितना खराब है बेचारी लड़की का, कि इसको पास तो ऐसे ही इसका ज़िंदगी में शुरुआत से परेशानी था, फिर वो जहाँ पे आया वहाँ पे कोई उसका दोस्त नहीं था, संगी साथी नहीं था, और फिर उसको भाग करके एक मिला भी तो कैसा मिला। ठीक है, अब आगे तो और भी दुकानें वाले। सो ऑफन वी स्वोर दैट ओनली डेथ कुड एवर डिवाइड अस, नथिंग एल्स। तो हम लोग ने क्या स्वेर किया था, क्या शपथ लिया था कि सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही हम लोग को अलग कर सकता है, हम लोग को जुदा कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं। यानी मेरा और उसका जो जन्म है, सॉरी मतलब जो बंधन है, जो रिलेशनशिप है, वो जन्मों जन्म का है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक साथ रहेंगे। लेकिन ऑल दैट इज चेंज नाउ, वो सारा रिश्ते की बात, वो सारा साथ निभाने की बात, वो वादे झूठे निकले, वो अभी चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे साथ अभी है नहीं, वो तो मुझे छोड़ के चल गया है, पता नहीं कहाँ। क्या उसको किया हुआ वादा याद नहीं? क्या उसको मेरा प्यार याद नहीं आया? इट इज नाउ एज इफ इट हैड नेवर बीन। अभी ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा कोई वादा हम लोगों में कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई रिश्ता कभी हम लोगों में था ही नहीं, ऐसा कोई बॉन्डेज हम लोगों में था ही नहीं कि जिसका वजह से वो मेरे साथ रहे या मेरे साथ प्यार करे। ऐसा उसने मुझे अनदेखा किया है। और फ्रेंडशिप, हम लोग का जो दोस्ती है, या कहा जाए कि जो फ्रेंडली रिलेशन है, या जो इमोशनल बॉन्ड है, जो एक टाइम हुआ करता था, अभी लगता है कि वो कभी था ही नहीं। फार एंड नियर आई मस्ट इंड्योर द हेट्रेड ऑफ माई डियरेस्ट वन। चाहे नज़दीक हो या चाहे दूर हो, मुझे क्या सहन करना पड़ेगा, मेरा जो सबसे प्रियतम है, मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो लाइफ पार्टनर है, उसका हेट्रेड, उसका घृणा, उसका डिसलाइक, उसका कंटेम्प्ट सहन करना पड़ेगा। यानी इससे क्या आपको हिंट मिलता है कि जब वो नज़दीक में भी था तब भी वो बहुत बढ़िया से प्यार से पेश नहीं आता था, और अब तो वो दूर चला गया है, अब तो और कोई सवाल आता ही नहीं। तो चाहे वो पास रहे चाहे वो दूर रहे, दुख उसको हमेशा से था, लेकिन कम से कम जब तक पास था तब तक एहसास तो था कि मेरे पास कोई है। अब तो वो भी बेचारे के पास नहीं है। They forced me to live in a forest grove under an oak tree in an earthen cave. अब यहाँ दे मतलब कौन? यहाँ दे मतलब कुछ लोग। कौन लोग, उनका आइडेंटिटी क्लियर तो नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग पोएम से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये वही किन्समैन है, वही रिलेटिव है जो हमेशा अंदर ही अंदर सीक्रेटली प्लॉट कर रहे थे कि ये जो लड़की है ये अपना लॉर्ड से या अपना जो पार्टनर है उससे कभी ना मिल पाए। शायद वहीं उसको क्या किए हैं, जबरदस्ती किए हैं कि एक फॉरेस्ट ग्रोव में रहने के लिए, एक जंगल में झाड़ियों का अंदर एक जगह रहने के लिए, किसके नीचे? एक ओक पेड़ के नीचे, एक अर्दन केव में, एक गुफा में। जंगली जानवर जैसे गुफा में रहते हैं वैसे एक गुफा में। अब आप ही सोचिए कि क्या एक लड़की के लिए, हर लड़की का सपना होता है कि वो अपना हस्बैंड के साथ अपना संसार करेगी, अपना घर में रहेगी। उसका जगह अगर किसी से अपना हस्बैंड भी छीन लिया जाए, उसका साथ कोई रहे भी नहीं, और ऊपर से उसको एक जंगल में ऐसा बहुत ही मतलब अनबिकमिंग वेदर में छोड़ दिया जाए, अनबिकमिंग प्लेस में छोड़ दिया जाए, गुफा के अंदर, क्या वो जानवर है? क्या उसको इंसानियत पाने का भी हक नहीं? तो देखिए यहाँ मल्टीपल लेयर ऑफ डिस्ट्रेसिंग है, यहाँ मल्टीपल लेयर ऑफ सॉरो है, बोथ फिजिकल सॉरो, मेंटल सॉरो, साइकोलॉजिकल सॉरो, इमोशनल सॉरो, और एक तरीके से आप देखें तो उसका सोल में भी, अपने अंदर से भी वो कुछ इंस्पिरेशन नहीं ले पा रहा, उसको कंसोल करने के लिए कोई नहीं है, ना रिलीजियन है,
ना कोई गाइडिंग फिगर है, ना कोई दोस्त है, ना कोई बात करने वाला इंसान है। तो हर सॉरो इज मैनीफोल्डेड, ठीक है। दिस अर्थ हॉल इज ओल्ड एंड आई एक विथ लॉन्गिंग। ये जो अर्थ हॉल है ना, अर्थ हॉल इन द सेंस यही जो मिट्टी का बना हुआ ये जो जगह है या जो गुफा है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये काफ़ी पुराना है और मुझे दर्द होता है किस चीज़ से, मेरा लॉन्गिंग से, डिज़ायर से। अब ये वर्ड लॉन्गिंग को आप थोड़ा सा अगर सोचे तो इसमें क्या है, लॉन्ग। तो एक चीज़ आप ये भी समझ सकते हैं कि पोइट समझाने का कोशिश किए होंगे कि उनका ये जो इंतज़ार है, उनका ये जो डिज़ायर है, ये काफ़ी लंबा है। उनका डिज़ायर किस चीज़ का है, सिर्फ थोड़ा खुशी का, थोड़ा प्यार का, लेकिन वो इंतज़ार इतना लंबा रहा, उनका ज़िंदगी शुरुआत होने तक उनको गम छोड़ के कुछ नहीं मिला, आखिरकार थोड़ा सा खुशी मिला भी था तो वो भी छिन गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि उनका दुख कितना ज़बरदस्त है। The dales are dark, the hills too high, harsh hedges overhung with briars. डेल मतलब यहाँ वो एक वैली का बात किया जा रहा है कि आसपास जो भी मेरे ज़मीन है ना, सब बहुत अंधेरा घना काला है। जो पहाड़ी है वो काफ़ी ऊंचा है। हार्श हेजेस ओवरहंग विद ब्रायर्स, मतलब जो हेज होता है ना, हेज इन द सेंस आपका जो झाड़िया होता है वो कांटों से एकदम भरा हुआ है। अ होम विदाउट जॉय, एक ऐसा घर जहाँ पे कोई खुशी नहीं। अब आप ही बताइए, जो घर में खुशी नहीं वो घर का घर होता है? नहीं होता है, उसका लिए भी नहीं है। हियर माई लॉर्ड्स लिविंग ऑफन फियर्सली सीज्ड मी, यहाँ पे मेरा लॉर्ड का जो चले जाना है ना, ये जो दुख है, ये जो एहसास है, ये जो गम है, ये मुझे बार बार बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेता है, ओवरटेक करता है। अब इसमें ओवरटेक कैसे करता है, हो सकता है इसका कोई फिजिकल इम्पैक्ट देखने को मिले, हो सकता है कि उसको कुछ दौरा पड़ता हो, उसका फिजिकली कुछ इम्पैक्ट पड़ता हो, या फिर अगर फिजिकली नहीं भी पड़ता होगा तो उसका मानसिक तौर से भी वो जख्म, उसको जब जब उसको याद आता होगा कि मेरा लॉर्ड मेरे साथ नहीं है, तो वो मानसिक जख्म सहना भी शारीरिक दर्द सहने से कोई अंश में कम नहीं बल्कि ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। देयर आर फ्रेंड्स ऑन अर्थ, अब देखिए वो कंपेयर कर रही है कि ये दुनिया में, धरती में, क्या अकेले मैं ही मनहूस हूं, क्या अकेले मेरा ही साथ बुरा हो रहा, बाकी सबका पास तो फ्रेंड है, मैंने क्या दोष किया। देयर आर फ्रेंड्स ऑन अर्थ, लवर्स लिविंग हु lie in their bed while I walk alone in the light of dawn under the oak tree and through this earth cave। तो दुनिया में काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लवर्स हैं जो अपने बिलवेड के साथ खुशी खुशी बेड में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जबकि मैं यहाँ अकेले चल रहा हूँ सुबह का रोशनी में, ओक ट्री का नीचे और ये गुफा का थ्रू। क्या यही मेरा डेस्टिनी है, क्या यही मैं डिजर्व करता हूँ? But I must sit the summer long day, जहाँ पे मुझे पूरा समर का दिन, देखिए समर का दिन में ऐसे ही धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और जो दिन का समय होता है वो ऐसे ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप सोचिए, एक समर का डे में पूरा दिन भर सन राइज से शुरू करके सनसेट तक बैठे रहना, वो कितना टीडियस, कितना टाइम टेकिंग और कितना अपने आप में मोनोटोनस काम होगा। और प्लस अगर उसमें कोई ना रहे साथ तो कितना दर्दनाक सिचुएशन होगा। वही दर्दनाक सिचुएशन इनको झेलना पड़ रहा है डे बाय डे। देयर आई कैन वीप फॉर ऑल माई एग्जाइल, वहाँ में करने के लिए मेरे पास बस एक ही चीज़ है, वो है आंसू बहाना। मेरा सारा एग्जाइल, मेरा सारा दुख, सारा दर्द, सारा सेपरेशन के लिए मैं बस रो सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। और मुश्किल का बात है कि वो मेरा वो आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। पोंछना तो दूर, मेरा आंसू मैं रो रहा हूँ ये देखने वाला भी कोई नहीं है। माई मैनी ट्रबल्स, मतलब जितना भी मैं एग्जाइल था, जितना ट्रबल्स है, सबके लिए मैं रो रहा हूँ। एंड सो आई मे नेवर एस्केप फ्रॉम द केयर्स ऑफ माई सॉरोफुल माइंड नॉर ऑल द लॉन्गिंग्स दैट हैव सीज्ड माई लाइफ। और मुझे अब लगता है कि जिंदगी में जब तक मैं जिंदा रहूँगा ना, कभी मैं अपना इस मेरा मानसिक जो दुख है, ये जो बोझ है मन का, ना इससे निकल सकूंगा और ना ये जो मेरा डिज़ायर है, लॉन्गिंग है मेरे प्यार के लिए, मेरे प्यारा को एक बार देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, इस दोनों से ही मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा और ये दोनों ही जिंदगी भर मुझे खाते रहेंगे। मे द यंग मैन बी सैड माइंडेड। अब देखिए, अब जो ये कंक्लूडिंग सेक्शन है ना, इसमें वो विश करती है कि उसका जो लॉर्ड है, उसका जो हस्बैंड है, जिसने उसको छोड़ के गया है बिना इन्फॉर्म किए, उसका साथ भी वही सेम हश्र हो, उसका भी वही हालात हो, उसको भी वही दुख पहुंचे जो आज इसको खुद पहुंच रहा है। मे द यंग मैन मतलब वही उसका हस्बैंड या लॉर्ड, मे द यंग मैन बी सैड माइंडेड, उसका भी मन में दुख भरा हो, विथ हार्ड हार्ट थॉट्स, बहुत ही कठिन दिल में जो सोच आता है वो इतना कठिन हो कि उससे उसका हार्ट जो है टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, दुख से वो बोझ सह ना सके। Yet let him have a smiling face along with his hurting, लेकिन फिर भी उस दिल का दर्द के साथ, उस दुख का बोझ के साथ उसको
चेहरे में एक छोटा मुस्कान रहे। तो ये देखिए, ये दर्शाता है कि कितना वो प्यार करती है उससे, कितना वो लॉन्गिंग करती है उसके लिए, लेकिन यही उसको गम को और ज़्यादा बढ़ा दे रहा है कि एकमात्र मेरा जो सहारा था, जिसको मैंने पूरा दुनिया में अकेले भरोसा किया, वही मुझे छोड़ के चल गया। यही मुझे और ज़्यादा दुख। अ क्राउड ऑफ कॉन्स्टेंट सोरोज, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लगातार दुख चल रहा है। ऐसे लग रहा कि जैसे मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे दुख एक साथ भीड़ करके आ गए हो, और वो भीड़, वो दुख का जो पैरेड है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेट टू हिमसेल्फ ऑल हिज वर्ल्डली जॉयज बिलोंग, और जितना भी उसने, जो भी वर्ल्डली जॉयज है, जो भी दुनियावी खुशी के लिए, दुनियावी ऐशो इशरत के लिए उसने गया होगा मुझे छोड़ करके, वो सारा ऐशो इशरत, सारा खुशी उसी के पास रहे। लेट हिम बी outlawed in a far distant land, so that my friend sits under stone cliffs chilled by storms, weary minded, surrounded by water in a sad dreary hall। अब क्या हो कि ठीक है, उसका पास जितना ऐशो इशरत हो, जो धन दौलत हो, जो भी खुशी जिसके लिए भी है वो गया है, ठीक है, सारा खुशी उसको मिले, लेकिन वो क्या हो, वो एक दूर दराज कंट्री में क्या हो जाए, आउटलॉड हो जाए। आउटलॉड यानी उसको बैनिश कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, उसको सोसाइटी से बहिष्कार कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए बाहर, ताकि क्या हो, उसको भी वही तकलीफ पहुंचे। सो दैट माई फ्रेंड सिट्स अंडर स्टोन क्लिफ्स, पत्थरों के चट्टान के नीचे मेरा वो दोस्त, मेरा वो पार्टनर, मेरा वो लॉर्ड बैठे, और चिल्ड बाई स्टॉर्म्स, तूफानों से उसका जो शरीर है वो कब जाए, ठंडा से वो ठुठुर जाए। वेरी माइंडेड, उसका जो माइंड है वो परेशानियों को झेलते हुए, दुख को झेलते हुए थक का हारा हो जाए। सराउंडेड बाय वाटर, चारों तरफ उसका पानी घिरा हुआ हो, उसका जाने का कोई जगह नहीं बचे। इन अ सैड ड्रेरी हॉल, जैसे मैं आज एक गुफा, अंधेरा गुफा, अकेला गुफा में बैठा हुआ हूँ सैडनेस के साथ, उस वो भी सेम चीज़ फेस करे। माई बिलवेड विल सफ़र द केयर्स ऑफ अ सोरोफुल माइंड। हाँ, मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो प्यारा है, मेरा जो हस्बैंड है, उसे भी सफ़र करना पड़ेगा एक सोरोफुल माइंड का बोझ। क्या होता है जब किसी इंसान का जहन में दुख छोड़ के और कुछ नहीं होता, वो भार उसको भी सहन करना पड़ेगा। ही विल रिमेंबर टू ऑफन अ हैप्पियर होम, और किस वजह से करना पड़ेगा, अगर वो ये एक्सपीरियंस कभी करेगा नहीं ना, कि उस ये सोरोफुल माइंड का टॉर्चर वो कभी नहीं सहन करेगा, तो कभी वो याद भी नहीं करेगा कि मेरा साथ सुखी संसार में रहना कितना पीसफुल था। जैसे ही जिस मोमेंट में उसका ऊपर लोनलीनेस आएगा, उसके ऊपर टॉर्चर आएगा, उसका फॉर्चून उसका अगेंस्ट टर्न करेगा, उसी वक्त वो रियलाइज करेगा मेरा इंपॉर्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ लव, द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, द इंपॉर्टेंस ऑफ होम, और द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस। वो टू द वन हु मस्ट सफर लॉन्गिंग फॉर ए लव्ड वन। और यही आखिरी लाइन, या कहा जाता है एक फाइनल कर्स देके यो अंत होता है, कि वो उसको, वो मतलब होता है कि ग्रीफ, ठीक है, दुख, तो उसको दुख पहुंचे, या उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, या उसका ज़िंदगी में लानत है, अफसोस है, जिसको क्या करना पड़ता है, जिसको अपना प्यार के लिए, अपना प्यारा पर्सन के लिए लॉन्गिंग झेलना पड़ता है, डिज़ायर झेलना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका प्यारा पर्सन उसको छोड़ करके चल गया, उसका जुदाई का गम उसको सफ़र करना पड़ता है। ऐसे आदमी का ज़िंदगी में अफसोस है, लानत है। इस तरीके से वो अपना ज़िंदगी का हाल को समराइज करता है। तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हुए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्रोज, पोएम, नॉवेल, ड्रामा, ऐसे क्रिटिसिज्म, कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी हेल्प चाहिए एग्जाम पर्पस या कोई भी वजह से, तो कमेंट डाउन कीजिएगा टॉपिक का नाम, हम लोग उसमें जल्दी से जल्द वीडियो अपलोड करके देंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।